नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बीच चिराग पासवान आज दोपहर अचानक अपने चाचा और सांसद पशुपति पारस से मिलने पहुंच गए। पहले तो वो काफी देर तक बंगले का दरवाजा खुलने का इंतजार करते रहे। जब दरवाजा खुला तो उन्हें लेने कोई घर से बाहर नहीं आया, इसलिए वो काफी देर तक गाड़ी में ही बैठे रहे। फिर खुद ही घर से अंदर गए, लेकिन चाचा नहीं मिले। करीब पौने 2 घंटे तक वहां इंतजार करने के बाद वो पशुपति पारस से मिले बिना ही लौट गए। दरअसल पशुपति पारस की अगुवाई में चिराग पासवान को छोड़ बाकी 5 एलजेपी सांसदों ने बगावत कर दी है। पांचों सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर संसद में अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की चिट्ठी भी दे दी। हालांकि पशुपति पारस का कहना है कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं, बचाई है। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। उसमें चिराग पासवान जी आगे रहे। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारे पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। बगावत करने वालों सांसदों में से एक है महबूब अली कैसर। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि वो चाहते हैं कि सभी 6 सांसद एकजुट रहें। इसके लिए जरूरी है कि चिराग पासवान नेतृत्व में बदलाव को स्वीकार कर लें। हमारे साथ है एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर। सर, क्या ऐसी वजह रही कि एलजेपी में टूट हुई है? देखिए, 5 विधायक एमपीज को अलग अलग शिकायत होगा, लेकिन मेन वजह रहा जो बिहार में जो स्ट्रैटेजी हुआ ना इलेक्शन में, हमको लगता है कि मेन वजह वही रहा। वहाँ पर स्ट्रैटेजी हम लोग का गलत रहा और बहुत कहने के बावजूद भी उस स्ट्रैटेजी पर अडिग रहे। मेरे लिए तो मेन वजह वो हुआ, पारस जी जैसे एक्सपीरियंस्ड आदमी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष से हटाना, वो भी एक गलत स्ट्रैटेजी रहा। क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस आदमी कहाँ मिलता, जिन पर रामविलास पासवान जी खुद डिपेंड करते थे, उनको हटाने का कोई मतलब नहीं था। तो ये सब चीज़ थी जो मेन था। एक महज चेंज ऑफ लीडरशिप रहे और 6 एमपी एक साथ रहें। मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है। तो लेकिन ये क्या एलजेपी का क्या भविष्य आप देखते हैं कि क्या चिराग अकेले रह जाएंगे? आप लोग 5 मिलकर एक अलग? मेरी कोशिश है कि हम लोग सब एक साथ रहें और चिराग जी भी इसको एक्सेप्ट करें कि चेंज ऑफ लीडरशिप हुआ है और मिल करके हम लोग सब एक साथ बिहार में एलजेपी एकजुट रहे और कोई स्प्लिट ना हो। लोजपा सांसद वीणा देवी भी खिलाफ हो गई हैं चिराग पासवान के। आइए उनको भी सुन लेते हैं। ये लोग अफवाह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं, जैसे आप टीवी में देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, जो पार्टी टूट गई तो घर में आग लग गया। ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ नेतृत्व बदला गया है। पार्टी हमारी एलजेपी है, हमारा सिंबल वही है, बंगला छाप। हम लोग एनडीए से चुनाव लड़े थे, एनडीए के पास थे। अभी बिहार में हम लोग अलग हुए हैं। यहाँ भी नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि हम लोग किधर हैं। और उधर जेडीयू का क्या कहना है इस उठापटक पर, आइए सुन लेते हैं। यहाँ का एपिडेमिक ने इस बार अर्थव्यवस्था पे चोट डाली है, बेरोजगारी बढ़ी है और पहली बार इनकम में कमी आई। सालाना इनकम जो एक परिवार की थी वो 90,000 कुछ हुआ करती, उससे प्लस थी, अब 80,000 के आसपास आ गई। हमें भी दर्द हो रहा, हमें भी चुभ रहे। ये जो अखबार में सुबह पढ़ के कि आज इतने पैसे बढ़ गए, ये हमको भी चुभ रही है। तो सरकार को इसको एड्रेस करना होगा। सरकार को एड्रेस करना चाहिए और ऐसा मैकेनिज्म बिल्डअप करना चाहिए कि सारे मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया बाजार के हाथ में न चली जाए। नहीं, मैकेनिज्म जो है बाजार के हाथ में दोगे तो बाजार तो अपने मुनाफे के लिए सारे काम करेगा। इसलिए सरकारी नियंत्रण भी साथ के साथ होना बहुत आवश्यक है।
तो चिंता जता रहे हैं केसी त्यागी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और जाहिर सी बात है कि सहयोगी दल भी इससे चिंतित हैं। जेडीयू ने यह भी मांग की, जैसा कि आपने सुना, कि सरकार को कीमतों को अब बाजार के हवाले न करके खुद अपने हाथों में ले लेना चाहिए। केसी त्यागी को आप सुन रहे थे। और उधर आपको बता दें कि WPI जो आज आए हैं काफ़ी ज़्यादा 2 अंकों में पहुंचा है और यह भी एक चिंता की बात है। सरकार का यह कहना है कि इसके लिए पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां हालात में सुधार देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनलॉक के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में अब आज से सारी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खुल गए हैं। ऑड इवन नियम को अब खत्म कर दिया गया। आज से दिल्ली के रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए। सैलून को भी खोल दिया गया। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की रौनक भी वापस आने लगी है। दिल्ली में आज से सभी बाज़ारों, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी दुकानें हैं सबको एक साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। यानी कि अब ऑड इवन नहीं बल्कि सारी दुकानें जो हैं जहां पर भी हैं उन सबको आप खोल सकते हैं। तो उसके बाद मैं अब दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में आया हूं। सारी दुकानें जो हैं यहाँ पर देखिए, बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पर। अभी तक ऑड इवन चल रहा था, यानी कि एक दिन एक दुकान खुलती थी तो दूसरे दिन वो बंद हो जाया करती थी। और एक अहम बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये देखिए, दुकानों के बाहर इस तरह के छोटे छोटे पोस्टर लगा दिए गए हैं और ये लगा के बताया गया है कि हमारा स्टाफ जो है वो वैक्सीनेट हो गया है, यानी कि टीके जो हैं वो लगवा लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन है वो ये बता रहा है कि 80% जो स्टाफ है यहाँ पे कनॉट प्लेस में काम करता है उसको टीके लग चुके हैं। तो ऐसे करके जो है अगर स्टाफ वैक्सीनेट हो रहा है तो इससे जो कस्टमर हैं उनको भी एक भरोसा मिलता है कि हाँ यहाँ पर आएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और जैसे ही बाज़ार खुला है देखिए, चहल पहल भी दिख रही है। ये एक कपड़ों का शोरूम है, यहाँ पर ठीक ठाक चहल पहल जो है अंदर। आपका भी ऑड इवन में ही चल रहा होगा सर अभी? नहीं, ऑड इवन तो खत्म है। नहीं, ऑड इवन लास्ट वीक में तक तो ऑड इवन। अच्छा, तो मतलब आज से अब जो है रेगुलर हो गया, मतलब अभी एक एक दिन छोड़कर आपको खोल पा रहे होंगे? जी जी। हाँ ठीक है। तो कस्टमर तो ठीक ठाक दिख रहा है अभी तो? और जैसे आ रहा है वो आ ही रहे। अच्छा, आ रहे हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा अनुज चौधरी। अनुज चौधरी, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी हाथरस से हूँ। ठीक है, मतलब शॉपिंग घूमना फिरना दोनों हो रहा है? शॉपिंग भी हो गई, घूमना भी हो गया और बहुत पुराना दिल्ली का दिल भी कहा जाता है कनॉट प्लेस। हाँ। तो यहाँ के एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है, इसके लिए भी आना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक ठाक लोग बैठे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ये एक फ़ोन का शोरूम है और शायद रिपेयर कराने हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। संतोष कुमार पारिक। संतोष कुमार जी, आप फ़ोन रिपेयर कराने आए हैं? जी। क्या लॉकडाउन में ख़राब हो गया था फ़ोन? ख़राब हो गया था। अच्छा, और बंद पड़ा हुआ था, ये तो काफ़ी दिनों बाद आज खुला है। अच्छा, तो थोड़ी खुशी सी महसूस हुई है। अच्छा, तो कि हमारा मोबाइल ठीक हो जाए। तो कितने दिन हो गए आपके फ़ोन ख़राब हुए? 1 महीने के आसपास। अच्छा, 1 महीना। तो लॉकडाउन में परेशान थे आप? बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज खुला है तो इसलिए आप जो हैं? बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, क्योंकि फ़ोन का शोरूम है तो ये सब के सब अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए आए हैं। तो मैम बस थोड़ा सा ये जानना था कि अभी जैसे ऑड इवन के बाद अब रेगुलर हो गया है, तो कब तक आपको लग रहा है कि काम नॉर्मल हो जाएगा मैम? कोई आइडिया नहीं, इसका कोई प्रोडिक्शन नहीं करे जा सकता। ऑड इवन के बाद आज पहला दिन ही है जब रेगुलर हुई है शॉप। तो हाँ, मुझे नहीं लगता इतने आराम से बूस्टअप होगा। लास्ट टाइम से जैसे लास्ट टाइम भी टुक वेरी लॉन्ग टाइम। इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम कि नॉर्मल हुआ था हमारा। हाँ, अगेन मुझे नहीं लग रहा इतने आराम से होगा। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। एक तो शादी का सीज़न भी, शादियाँ भी नहीं हो पा रही हैं। शादियाँ भी नहीं है, गर्मियों में सीज़न वैसे ही डाउन होता है। हाँ, रेगुलरली हमारा वैसे भी ये मंथ डाउन नहीं जाते बिजनेस के। अच्छा, इवनिंग में होता है थोड़ा बहुत। दिन और आफ्टरनून में आप देख ही रहे, कॉरिडोर सारे खाली होते हैं, कस्टमर कम ही होते हैं और सारे लोग डरे हुए भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, इस बात तो अभी उम्मीद नहीं है, मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं है। वापस आते हैं बिहार की खबर पर। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो उन्हें पत्र दिया गया है एलजेपी के 5 सांसदों की ओर से, उस पर चर्चा की है लोकसभा के महासचिव के साथ कि इस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि आज शाम तक लोकसभा अध्यक्ष का इस पर निर्णय आ सकता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार भी हमारे साथ पटना से जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। मनीष,
जब रामविलास पासवान जीवित थे उन्हीं के सामने ही एक तरह से चिराग पासवान की ताजपोशी कर दी गई थी। सारी जिम्मेदारियां पार्टी की चिराग को दे दी गई थी। बिहार को लेकर फैसले भी सारे चिराग ने ही किए थे। तो ऐसे में अब जो ये बगावत हो रही है, इसके पीछे क्या मकसद लग रहा है? क्या ये नीतीश कुमार जेडीयू के कहने पर, इशारे पर ऐसा हो रहा है? देखिए, जब भी आप बगावत करते हैं और जब तक आपको सह नहीं किसी की होती है और आपका भविष्य आपको सुरक्षित नज़र नहीं आता है, तो आप बगावत का झंडा ऐसे नहीं उठाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। नीतीश कुमार को चिराग पासवान से बदला लेना था और पशुपति कुमार पारस को किसी न किसी बहाने चिराग पासवान को बाय बाय टाटा बाय बाय करना था। उसका कारण एक ही था कि जो महत्व, जो इम्पोर्टेंस उनके बड़े भाई रामविलास पासवान अपने जीवन में, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में पशुपति पारस को देते थे, उसका आप कह सकते हैं कि 100वां हिस्सा भी चिराग उनको वो अहमियत नहीं देते थे। और यहाँ तक कि चिराग ने उनको बिहार यूनिट का अध्यक्ष पद से भी हटाकर प्रिंस राज को बनाया था और उसके लिए उनसे पूछा भी नहीं। तो एक तरह से सब अपमानित होकर वहाँ पर रह रहे थे। और एक तरह से नीतीश कुमार का जब उनको एश्योरेंस मिल गया कि हाँ, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ठोस आश्वासन नहीं होता है, आप इस तरीके का बड़ा कदम नहीं उठाते हैं। दूसरी बात यह थी कि एक पारिवारिक मामला भी था। आज जब वो साउंड बाइट देने के लिए आए तो आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके बोल रहे थे। हालांकि कुछ ही घंटों में उनका जो वो भावनात्मक जो बातें थी उसकी हवा इसलिए निकल गई कि जब चिराग पहुंचे तो उनसे उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया, जिससे लगा कि आखिर वो किसी न किसी के निर्देशन में हैं और शायद उनको अभी वो निर्देश नहीं है कि चिराग से मिलना है या उसको अवॉइड करना है, इसलिए उन्होंने अवॉइड किया। और अब सब इंतजार ये कर रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर कैसे, कितनी जल्दी इस ग्रुप को मान्यता देते हैं और उसके बाद कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। लेकिन आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है। चिराग पासवान एक तरह से सड़क पर आ गए हैं। चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि आने वाले दिनों में वो अपनी राजनीति जीरो से कैसे फिर से शुरू करते हैं। अखिलेश, निश्चित तौर पर मनीष, ये चुनौती चिराग के सामने रहेगी। हालांकि उनके पास जो है वो रामविलास पासवान की विरासत है, तो ऐसे में देखना होगा कि जो बाकी लोग उनसे छिटक कर दूर गए हैं वो किस हद तक जो पासवान वोट है उस पर अपना पकड़ जो है उसको मजबूत बनाए रखते हैं। 5 की बात में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मृत्यु को आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि सुशांत ने खुदकुशी की थी या फिर उनकी हत्या की गई थी, जबकि मामले में 5 एजेंसियां जांच कर चुकी है। हालांकि मुंबई पुलिस इसे आत्महत्या मानती है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए पहले बिहार पुलिस, फिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन आज 1 साल बाद भी रहस्य बरकरार है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सहित 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ईडी भी आर्थिक मामलों की जांच कर चुकी है, लेकिन मौत के राज पर पर्दा अब भी नहीं उठ पाया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हुए आज 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि उन्होंने खुदकुशी की थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। इस समय हम बांद्रा में हैं, सुशांत सिंह के घर के पास। ये माउंट ब्लैक बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में सुशांत सिंह रहा करते थे और 14 जून 2020 को संदिग्ध अवस्था में उनका शव बेडरूम में मिला। सीबीआई अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, उसने अंतिम रिपोर्ट नहीं दी, लिहाजा अभी भी जो रहस्य है वो बना हुआ है। इस बीच आज 1 साल होने के बाद जो सुशांत के प्रशंसक हैं वो यहाँ उनकी निवास के पास, माउंट ब्लैंक के पास आए हैं। उन्होंने अपने साथ तस्वीरें लाई हैं, यहाँ पर उन्होंने मोमबत्ती जलाई, फूल भी लाए हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए के न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ, ये बताओ कि आज के दिन आए हो यहाँ पर आप उनको श्रद्धांजलि देने।
सर आज के दिन 1 साल हो गया सुशांत भाई को हमसे जुड़ा हुए, और हम बस उनके लिए जस्टिस चाहते हैं। उनको अन्याय चाहिए, बस उनको जस्टिस मिल जाए, हम यही चाहते हैं। सीबीआई की जवाब नहीं दे रही है, 1 साल हो गया, एक जवाब नहीं आया सीबीआई का, और एनसीबी खाली कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है पता नहीं, वो भी करती होगी, फिर वो हमें जवाब चाहिए, कुछ एक जवाब मिल जाए, बस हम यही चाहिए। इन्होंने टी शर्ट में भी यहाँ पर सुशांत की तस्वीर लगा रखी है, जस्टिस फॉर एसएसआर मुंबई। मास्क भी सुशांत का पहन रखा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो मास्क बहुत ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? जी विशाल। विशाल, ये बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? जस्टिस, सबको पता है 100% मर्डर है, सुशांत कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता, जस्टिस चाहिए। हर टाइम सुसाइड के केस को बंद किया जाता है, लेकिन इस टाइम सुशांत के केस पे तो हम नहीं होने देंगे ऐसे। ये सवाल अब भी बना हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध मौत हुई वो हत्या थी या फिर खुदकुशी। जितनी भी एजेंसियां हैं सभी के अलग अलग दावे हैं, लिहाजा ये जो है रहस्य है अब भी बना हुआ है, और इसीलिए उनके प्रशंसक आज 1 साल बाद भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। मुंबई से कैमरा राजेंद्र दयाल के साथ सुनने से एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। देश में कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बाजार और दूसरी गतिविधियों को भी खोला जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि भारत का जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफी तेजी से फैलता है, यानी कि जरा सी लापरवाही फिर से भारी पड़ सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त अगर कुछ है तो वो है वैक्सीन लगवाना। एनडीटीवी गूगल लाए हैं खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। हमारी कोशिश है कि वैक्सीन और कोरोना से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाए। आज हम डेल्टा वेरिएंट की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर फिजिशियन हैं सर गंगाराम अस्पताल के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका, वक्त निकाला आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो डेल्टा वेरिएंट है इसे लेकर डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि यूके के अल्फा वेरिएंट से ज्यादा ये ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा संक्रमित करता है। इसके क्या मायने, और अगर ऐसे में लॉकडाउन खुल रहा है तो किस तरह की सावधानियां रखने की जरूरत है? बहुत अच्छा आपका चैनल एनडीटीवी काम कर रहा है, लोगों को अवगत करा रहा है कोरोना वायरस से, इसके खतरों से। और आज जो आपने ये पॉइंट चुना है, ये पॉइंट बड़ा प्रैक्टिकल है, रेलेवेंट है, क्योंकि वेरिएशन जो है वायरस की नेचर है, और जिस तरह से वायरस खतरनाक हुआ है ये वाला कोरोना वायरस वेरिएशन के बाद, इसमें जो वेरिएशन में मुख्तलिफ नाम दिए गए थे, तो WHO ने इस डेल्टा वेरिएंट को ये पाया है कि ये पिछले अल्फा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये इसमें जो ल्यूसीन और आर्जिनिन का कॉम्बिनेशन है, टेक्निकली बताऊं मैं अगर, तो वो गड़बड़ा गया है। इसलिए इसमें 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसकी बात कर रहे हैं कि एक तो ये ज़्यादा खतरनाक हो गया है, दूसरा तेज़ी से फैलता है, और सडनली केस आपको याद होगा कर्नाटका, महाराष्ट्र और विशाखापट्टनम में बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से ये नोटिस में आ गया था। और इससे लड़ने के 2 अहम तरीके हैं। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि हमें सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, और जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, मास्क लगाने में चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तेजी से संक्रमण फैलाता है, और इसमें मौत के आंकड़े भी सडनली यूके में देखा गया था, बढ़ गए थे, हमारे यहाँ भी बढ़े थे। और इसीलिए 31 मई को WHO ने इन वायरसेस का नामकरण किया, इन वेरिएंट्स का नामकरण किया, और इसमें डेल्टा नाम जो है इस वेरिएंट 617.2 के हिस्से में आया। तो इसकी वजह से हमको बहुत सावधान रहना है, मास्क भी लगाना है, और 2 मीटर से ज्यादा की थोड़ा एप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी रखना है, और हमको इस वायरस के संक्रमण से बचना है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे में एक सवाल अब ये भी आएगा कि क्या जो डेल्टा वेरिएंट है उस पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो दोनों कारगर हैं या नहीं? बहुत अहम सवाल है, और अभी आपने ये भी बताया कि जल्दी ही अभी 15 जून को स्पुतनिक वैक्सीन भी आ जाएगा, तो हमको
इसमें देरी नहीं करनी है। देरी नहीं करने से मेरा ये मतलब है कि कहीं और ये अपना रूप ना बदल दे। तो इसमें हमको अभी तक जो एविडेंस मिला है, जो अभी तक एकेडमिक एविडेंस है, उसके हिसाब से दो चीजें पाई गई हैं। एक तो ये कि अगर वैक्सीन टाइम पे लग जाए और उनके 2 डोजेस के बीच का इंटरवल प्रेस्क्राइब्ड हो, जैसे कि हम 4 हफ्ते और 21 दिन बता रहे हैं कोवैक्सीन के लिए और 4 हफ्ते के करीब ये कोविशील्ड के लिए, तो इसमें अगर हम टाइम से डोजेस लगवा लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट हो जाएगी और एप्रोप्रिएट जितनी उसकी ज़रूरत है बॉडी को उतनी बन जाएगी। अगर हम वैक्सीन में देरी करेंगे तो ये जो दूसरे डोज को टाइम से लगवाने की बात हो रही है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा नहीं होगा, इसमें लापरवाही होगी तो भी थोड़ा सा खतरा ये है कि इम्यूनिटी कम होगी। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, अब तक के लिटरेचर में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया है कि ये वैक्सीन को डिफाई कर जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन इसमें डोजेस के डिस्टेंस के ऊपर ज़रूर काम हुआ है और वो यही बताता है कि एप्रोप्रिएट डोज एट एप्रोप्रिएट टाइम हमको लेना है। इसमें देरी नहीं करनी है इसके वायरुलेंस से बचने के लिए। ये बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर कि दोनों ही जो वैक्सीन है वो किसी भी तरह के वेरिएंट पर कारगर हैं और वो जल्द से जल्द लगवाना है, ताकि जितनी ज़्यादा तादाद जो है लोगों को लग जाएगी वैक्सीन की, उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो वायरस खुद को बार बार बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है, वो नहीं होगा और हम जो आने वाली तीसरी लहर है उससे भी बच सकते हैं। डॉक्टर वली, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोपी की जो जमीन 5 मिनट पहले सिर्फ 2 करोड़ में बिकी, उसी जमीन को 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीदकर बड़ा घपला किया गया। इस मामले पर चंपत राय ने कहा कि हम इन आरोपों की चिंता नहीं करते। वहीं अयोध्या के मेयर ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो बात छोड़ दीजिए सर। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आर ऑल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। भ्रष्टाचार के इस कथित मामले को उजागर करने वाले सपा नेता पवन पांडे ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ट्रस्ट के सभी जमीन सौदों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का सवाल है। जिन लोगों ने अपना पेट काटकर राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर पैसा दिया है, ये उन सभी की आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैंने कल भी मांग की थी, मैं आज भी मांग कर रहा हूं, उसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ना, चंपत राय जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे इंसान है। सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर देते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ईमानदारी साथ काम कराने क्या बुराई है? अभी आप जैसे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, वो इस मामले को डिफेंड करे। बहुत सारे लोग सामने आ गए जिनका ये कहना है कि ये लोगों की धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी और अन्य दल। एक बार फिर से 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो खिलवाड़ भाजपा और ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? ना हमने तो जमीन खरीदी है, ना हमने बेची है, ना हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। इसमें प्रॉपर्टी डीलर भी जो आदमी बैनामे का गवाह है उसके साथ मिला हुआ है, जिसने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है उसके साथ भी ये सारे लोग मिले हुए हैं, इनके रिश्तेदार हैं। 5 मिनट में 16.5 करोड़ कमाने वाले रवि मोहन तिवारी के घर हमारे सहयोगी कमाल खान पहुंचे, लेकिन जब उनसे मिलने की कोशिश की गई तो बताया गया कि वो घर पर नहीं है। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया।
लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एक गंगा नदी में स्प्रे डालकर हर शैवाल को उपचार करने की कोशिश कर रही है। ये सोल्यूशन जर्मनी की कंपनी ने दिया है। पिछले दिनों बनारस की गंगा का पानी हरा हो गया था, उसके घाट के किनारे काई भी जमा हो गई थी। हालांकि इस तरह का छिड़काव किसी तालाब या नाले के ठहरे पानी में पहली बार किया गया, पहले भी किया गया, लेकिन गंगा जैसी किसी बड़ी नदी में ये पहली बार किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नीरज जी हैं, वो आए हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कालिका जी हैं, वो कालिका सिंह जी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे कि सर यहाँ पर ये हो क्या रहा है? जो आज ये स्प्रे है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिससे क्लेम करते हैं कि ये एल्गी को डिसइंटीग्रेट कर देता है और डीकलरिंग उससे हो जाती है। तो जो एस्थेटिकली जो चीज़ें खराब दिख रही हैं या खराब दिखती हैं, वो चीज़ें को रिजॉल्व करने का एक प्रयास हो रहा है। पहली चीज़ तो इसमें केमिकल क्या है, क्या आप डाल रहे हैं? इसको पहले कहीं किसी नदी, किसी एल्गी कहीं प्रयोग किया गया है या पहली बार ये गंगा में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से? और क्या इसका कोई नुकसान या इम्पैक्ट है क्या? देखिए, जो बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी है या ऐसा स्पेसिफिक सॉल्यूशन है टू एनी प्रॉब्लम, दीज आर ऑल टेस्टेड एंड वेरीफाइड टेक्नोलॉजीज। तो बायो रेमेडिएशन पर से या स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इस तरीके का समाधान टेस्टेड इंडिया में नहीं ग्लोबली है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या गंगा में पहली बार इस तरीके की चीज़ों का कर रहे हैं या इसके पहले भी हो चुका है? देखिए, गंगा मुख्य नदी में ये पहली बार है और उसके जो आने वाली, जैसे वाराणसी में वरुणा या 80 हैं, तो 80 पर बायो रेमेडिएशन हुआ है, उसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। मेन रिवर स्ट्रेच पे ये पहली बार किया जा रहा है और वो भी एक स्पेसिफिक घाट लेके हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एक सवाल आ रहा था कि गंगा, कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे अभी गंगा आचमन योग्य नहीं है या कुछ दिन इसमें न नहाएं या जिस तरीके से एल्गी और ये सारी चीज़ें, तो क्या इसके करने के बाद से ये खतरे खत्म हो जाते हैं या कर सकते हैं? देखिए, जो भी इस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ होता है उसमें दो चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। एक कि ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट इसका ना हो, दूसरा रिवर इकोलॉजी पे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो।